दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हरियाणा के एक भूतपूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि उनका ये कहना था कि प्रोटोकॉल के मामले में दीपेंद्र हुड्डा जी ने रोहतक के डिप्टी कमिश्नर का अपमान किया और किसी भी जिले के सबसे बड़े अधिकारी का अपमान करना बहुत गलत बात है, गैर कानूनी है और ये नैतिकता के खिलाफ है। तो मैं इसके खिलाफ जो इस मामले में को कोर्ट में लेके जाऊंगा और दीपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। ये उनका कहना था। तो दोस्तों ठीक है, किसी भी जो सरकारी अधिकारी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, या सरकारी अधिकारी के चाहे वो आम आदमी भी हो, अपमान तो किसी का नहीं होना चाहिए। और बात अगर प्रोटोकॉल की आती है तो मेरे हिसाब से जो डिप्टी कमिश्नर महोदय थे उन्होंने कहा था कि जो उनके सीईओ थे उनको रिसीव करने के लिए भेज दिया गया था दीपेंद्र हुड्डा जी को। तो अगर उन्होंने भेज दिया था तो ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ, ये प्रोटोकॉल का पालन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसी मामले को मुद्दा बना के कल उन नेताजी ने, जो कि सारी उम्र जिन्होंने कांग्रेस में राजनीति की और कांग्रेस की टिकट से ही वो मंत्री बने थे, एमएलए बने थे कलोई से, और भजनलाल के टाइम में वो श्रम एवं रोजगार मंत्री बने थे। तो कांग्रेस की राजनीति की उन्होंने, और अब वो कुछ टाइम से बीजेपी के अंदर गए हुए हैं। तो बीजेपी के अंदर जाने से उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो हल्का कलोई है और भूपेंद्र हुड्डा जी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी, उनका भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कलोई है। तो दोनों की एक ही उसमें होने के नाते उनको, हालांकि उन्होंने बहुत प्रयास किया कि कलोई से उनको टिकट मिल जाए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार और पूर्व मुख्यमंत्री अपने हल्के को कैसे छोड़ देते। तो अब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उनसे पूछा था कि जी ये प्रोटोकॉल का पालन तो हुआ है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ है, इसमें वो बिल्कुल दीपेंद्र हुड्डा झूठ बोल रहे हैं, मैं इस मामले को कोर्ट में लेके जाऊंगा ही जाऊंगा और वो दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ करवाऊंगा एफआईआर दर्ज। तो मैंने उनसे पूछा कल, आप वो वीडियो भी देख लेना, कि जी एक बार अनिल विज जी इस तरह की एक कोई मीटिंग लेने लग रहे थे और वो अध्यक्ष थे, और एक एसपी आ गई थी संगीता कालिया जी, तो वहां उन्होंने उनका अपमान किया था और उनको भी गेट आउट बोल दिया था। हालांकि संगीता कालिया जी ने उनको अनिल विज जी को जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि ऐसे एक एसपी बाहर नहीं जा सकता, तो अनिल विज जी उसमें से उठ के चले गए थे। तो मैंने कहा कि क्या वो एक एसपी का अपमान नहीं था क्या? तो क्या आप अनिल विज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं करवाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज एक मामला और हुआ है, और एक रामचंद्र जांगड़ा जी हैं जो राज्यसभा के मेंबर हैं हरियाणा से, और वो भी उस मीटिंग के अंदर थे, रामचंद्र जांगड़ा जी भी। तो आज उन्होंने एक बयान दिया है कि पहलगाम के अंदर जो महिलाएं थी वो कायर हैं, मतलब उनका कहना ये था कि वे वीर नहीं थी, उनको फर्ज था उनका कि उनको हाथ नहीं जोड़ने चाहिए थे और अपने घर वालों को बचाने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए था, और वो जो आतंकवादी थे उनसे भिड़ना चाहिए था। और इस तरह की एक दो उन्होंने बातें और भी की थी। तो मैंने आज उन नेताजी को फोन किया कि जी क्या ये उन महिलाओं का अपमान नहीं है जो रामचंद्र जांगड़ा जी ने किया है? क्या एक आम गृहिणी आतंकवादियों से लड़ सकती है जो कि ट्रेंड फाइटर हो? तो ये तो उनका भी अपमान है। तो क्या आप रामचंद्र जांगड़ा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे? तो कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी ने मना कर दिया कि नहीं जी मैं तो नहीं करवाऊंगा। तो मैंने कहा क्यों जी? कल तो आप नैतिकता की दवाई दे रहे थे। बोला जी नैतिकता की दवाई तो मैं दे रहा था, लेकिन वो दीपेंद्र हुड्डा के लिए थी। माँ ठीक है, रामचंद्र जांगड़ा जी के खिलाफ नैतिकता का मामला नहीं बनता क्या? तो उन्होंने, नेताजी ने इनका जवाब नहीं दिया। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा चलिए इस चीज को छोड़िए, आप ये बताइए, बीजेपी के एक नेता थे विजय शाह जी, उन्होंने जो कर्नल सोफिया कुरैशी थे उनको आतंकवादियों की बहन कहा था, तो आपने उसके ऊपर क्या कोई एफआईआर दर्ज करवाई? बोले नहीं करवाई। तो मैंने पूछा कि आप करवाएंगे? बोला जी नहीं करवाऊंगा। फिर मैंने पूछा कि चलिए आप सरकारी अधिकारियों की, आपको नैतिकता का इतना ध्यान है तो चलिए सरकारी अधिकारियों की बात कर लेते हैं। सिरसा में एक बीजेपी के नेता है मनीष सिंगला जी, उन्होंने एक डीएसपी, किसी कार्यक्रम में वो स्टेज पे बैठना चाह रहे थे और वहां एक डीएसपी थे, उन्होंने उनको पहचाना नहीं और उन्होंने स्टेज पे जाने नहीं दिया। तो उन्होंने अपनी ईगो बनाकर उसको, न सिर्फ डीएसपी को अपने घर बुला के अपमानित किया, उसका वीडियो बनवाया और माफी मंगवाई और सरेआम उस वीडियो को वायरल करवाया। तो इससे बड़ा तो कोई अपमान एक सरकारी अधिकारी का नहीं हो सकता। तो मैंने कृष्ण मूर्ति जी से पूछा कि क्या आप उनके खिलाफ वो करवाएंगे? बोले जी नहीं जी मैं इस मामले में कुछ नहीं करूंगा और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी जो नैतिकता है वो सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ है,
किसी और के खिलाफ नहीं है, तो अगर ये एफआईआर दर्ज होगी तो क्या ये एक राजनीतिक एफआईआर दर्ज नहीं होगी? और तो मैंने उनको कहा, माँ जी अगर ये राजनीतिक एफआईआर दर्ज आप करवाएंगे तो क्या पुलिस करेगी? तो उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर पुलिस का एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो फिर अब मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर पुलिस राजनीति अगर मान लो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है नेताजी के कहने से या दबाव मारने से तो मैं फिर पुलिस से सवाल पूछूंगा कि अगर राजनीतिक फायदे के लिए कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाता है तो आप इस तरह के एफआईआर दर्ज करेंगे, तो क्या ये एक राजनीतिक एफआईआर दर्ज नहीं हो गया? ऐसे तो मैं भी जो नेता मेरे खिलाफ चलता है मैं उसके खिलाफ दर्ज करवा दूंगा, तो उसमें कोई तथ्य या फैक्ट या कोई है या नहीं है। लेकिन अगर पुलिस नहीं करेगी तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में जाऊंगा। तो अगर कोर्ट राजनीतिक एफआईआर दर्ज करने के आदेश देती है तो दोस्तों मैं कोर्ट से भी ये सवाल पूछूंगा कि अगर राजनीतिक एफआईआर दर्ज करने के आदेश कोर्ट देती है तो क्यों लाखों केस जो है पेंडिंग है कोर्टों में? क्या कोर्ट के पास इतना टाइम है कि एक नेता के सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए या सिर्फ मीडिया में उसका नाम आ जाए उसको पूरा करने के लिए कोर्ट एफआईआर दर्ज के आदेश दे और फिर बाद में वो केस चलाए? क्या इतना टाइम है कोर्ट के पास? और ये अगर इस तरह का कोई भी एफआईआर का या इस तरह का वो होता है, अगर नेताजी कृष्णमूर्ति हुड्डा के खिलाफ करवाते तो उनका ये दायित्व बनता है कि और जितने नेता हैं उनके खिलाफ भी जो उन्होंने अवमानना के केस किए हैं या फिर अपमान अपमान के केस किए हैं या और इस तरह की हरकत की है उनके खिलाफ भी उनको दर्ज करवाने चाहिए। तो लेकिन दोस्तों इसमें मेरा ये मानना है सारे मामले में कि एफआईआर दर्ज करवाने का तो ये सिर्फ एक बहाना है। एक्चुअली में नेताजी की उम्र हो चुकी है 75-80 साल के आसपास। अब ये जो रामचंद्र जांगड़ा जी है उनको तो राज्यसभा की टिकट मिल चुकी है, लेकिन शायद ये नेताजी चाह रहे हैं कृष्णमूर्ति जी कि शायद उनको भी बीजेपी कहीं राज्यसभा का टिकट दे दे या फिर कहीं गवर्नर बना दे। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की उनकी कोई महत्वाकांक्षा बीजेपी पूरा करेगी। क्यों? क्योंकि अब बीजेपी के अंदर सबसे जो छोटा पद होता है ना दोस्तों, राजनीतिक पद, वो पन्ना प्रमुख का होता है। अब तो शायद वो खत्म कर दिया होगा, लेकिन नेताजी के पास तो पन्ना प्रमुख का भी है, यानी उनके पास बीजेपी के अंदर कोई भी पद ही नहीं है। तो कैसे वो उनके इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि नेताजी सिर्फ आपने लास्ट उसमें अपना थोड़ा बहुत नाम रहे, पब्लिक उनके नाम को जानती रहे, भुला ना दिए, तो ये इस तरह की जो प्रोपेगेंडा है वो कर रहे हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना, और कोई नहीं जैसे कोई दीपक होता है उसका तेल खत्म हो जाता है तो वो एक बार बुझने से पहले थोड़ा ज्यादा टिमटिमाता है, ज्यादा फड़फड़ाता है। तो ये इस तरह की जो मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह की है, और कोई वो नहीं है। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने आते ही जैसे 10 साल पहले मार्गदर्शक मंडल में 70-75 साल से ऊपर के जितने नेता थे उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था। तो हरियाणा के अंदर क्या, बल्कि हर एक स्टेट के अंदर इस तरह के नेता मिल जाएंगे जो चले हुए कारतूस है, तो उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उनकी राजनीति करने की उम्र नहीं रही, उनका घर बैठने का टाइम है। और वो खाम खाम के इस तरह के बयान वगैरह दे के न और मीडिया में बस वो थोड़ा सा जिंदा रहने का वो करते हैं, अन्यथा इन बातों का कोई वजूद नहीं होता। तो आज का मेरा यही कहना है दोस्तों। और मुझे लगता है कि आपको मेरा ये कहना पसंद आया होगा, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। भले ही मैं गलत हूँ, अगर गलत हूँ तो भी कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बनता रहे और मैं इस तरह की विवेचना है वो आप तक लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।